हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूं परमाणु की रोमांचक कॉमिक्स परमाणु और कौन का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, इसका पहला पार्ट जुरासिक दिल्ली का वॉइस ओवर मैंने चैनल में दे दिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इंसान में कभी कभी ऐसी अद्भुत क्षमताएं जन्म लेती हैं कि इंसान अपनी मौजूदा क्षमताओं के बारे में फिर से सोचने पर विवश हो जाता है। इंस्पेक्टर विनय, विदेशी वैज्ञानिकों का एक दल मयूर विहार फेज 3 के फ्लैट नंबर 207 में पहुंच रहा है। उनकी सुरक्षा का कार्य तुम्हें दिया जा रहा है। मगर सर, हाँ, मैं जानता हूं कि तुम पूछोगे कि फ्लैट नंबर 207 में कौन रहता है। वहां पर नैना नाम की एक 17 साल की युवती रहती है। उसकी आंखों में अद्भुत क्षमताओं का पता लगते ही वैज्ञानिक दल वहां पहुंच रहा है। ठीक है सर, मैं वहां अभी पहुंचता हूं। क्षमताएं अद्भुत थी। आपको अपनी इस क्षमता का पता कब चला? मेरा भाई सीढ़ियों से गिर गया था। जब उसका दर्द बढ़ता गया तो मैंने उसके उस हिस्से को अपने नज़रों से टटोलना शुरू किया। मुझे लगा मेरी आंखें उसकी त्वचा के नीचे मसल्स की परत के पार जाकर उसकी हड्डियों तक का देख पा रही है। मुझे उसकी पिंडली के पास हड्डी में क्रैक साफ दिखाई पड़ रहा था। मैंने डॉक्टरों को फ्रैक्चर की सही स्थिति में बताया, मगर उन्होंने मेरी बात को हंसी में उड़ाकर जब एक्सरे किया तो फ्रैक्चर को इन उसी जगह पर पाकर वो हैरान हो उठे, और साथ ही मैं भी। उसके बाद मैंने अपनी क्षमताओं का पता लगाना शुरू किया। यहाँ तक कि एक मैगजीन में एक हीरोइन के एक्सीडेंट के बाद उसकी तस्वीर देखकर ही मैंने यह अनुमान लगा लिया कि उसके कंधे पर फ्रैक्चर है, और बाद में पता करने पर उसको वहीं पर फ्रैक्चर पाया गया। अगर किसी का फ्रैक्चर ठीक भी हो चुका हो तो मैं उस स्थान के बारे में बता सकती हूँ। वेरी स्ट्रेंज, हम में से किसी एक को फ्रैक्चर हुआ था, और वो आप हैं मिस्टर स्मिथ। आपको यहाँ इस रिस्ट पर फ्रैक्चर हुआ था। एग्जैक्टली, यहीं पर हुआ था। क्या आप बता सकती हैं कि इंस्पेक्टर विनय ने सुबह नाश्ता किया है या नहीं? इनका पेट बिल्कुल खाली है सर। हाँ, मुझे यहाँ आपकी सुरक्षा का दायित्व तो एकदम सुबह ही सौंप दिया गया था। गुड, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारी आंखें एक्सरे मशीन है मिस नैना। तुम चाहो तो बिना एक्सरे मशीन के ही लोगों के एक्सरे करने का धंधा शुरू कर सकती हो। मैं जानती हूँ ये मजाक है, मगर प्रोबॉट जानता था कि यह घटना मजाक नहीं है। इंस्पेक्टर विनय, इट्स इमरजेंसी। पालम एयरपोर्ट पर एक घरेलू उड़ान संकट में है, और वहां पर पुलिस की नहीं, परमाणु की क्षमताओं की आवश्यकता है। तो परमाणु हाजिर है प्रोबॉट, मगर संकट क्या है? क्या हाईजैकिंग या फिर किसी डायनासोर प्राणी ने फिर से हमला किया? पूर्व कॉमिक्स जुरासिक दिल्ली में आपने पढ़ा कि दिल्ली की सड़कों पर उस सुबह दिखाई पड़े करोड़ों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके डायनासोर। दिल्ली के नागरिक हैरान थे, परमाणु परेशान था। उफ, इन भूखी खूनी डायनासोरस का अंत आवश्यक है। परमाणु जितना उनको रोक रहा था उतना ही वे बढ़ते जा रहे थे। ये जितने बढ़ेंगे, इनको समाप्त करने की मेरी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ेगी। दिल्ली खतरे में थी, और उस खतरे से दिल्ली को एक ही शख्स बचा सकता था, परमाणु। अब आगे क्या होता है, पढ़ें प्रस्तुत कॉमिक्स में। इस बार जो संकट था वो परमाणु की आंखों के सामने था। ये उतनी ही अद्भुत घटना है जितनी मैं नैना नाम की उस 17 साल की युवती की आंखों में देख कर आ रहा हूँ। बाहर तो कोई मकड़ी ने तो नजर नहीं आ रही। कमाल है, पूरे विमान को जाले से ढक दिया। किसने किया ये सब? विमान के पायलट से संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा। मकड़ी के जालों को काटकर अंदर जाएं तो कैसे? विमान का दरवाजा तो अंदर से बंद है। परमाणु, परमाणु आ गया। जहां पर हर और भ्रम की स्थिति हो, वहां पर ज्यादा सोचने की नहीं, क्विक एक्शन की जरूरत होती है। भले ही कीमती चीजों का थोड़ा नुकसान भी करना पड़े, जैसे विमान की ये खिड़की। खनाक! उफ, परमाणु विमान की खिड़की तोड़कर अंदर चला गया है। अब रहस्य सुलझ जाएगा, और शायद विमान का दरवाजा भी जल्दी खुल जाएगा। भीतर आते ही फिलहाल तो परमाणु की आंखें खुली रह गई थी। चटर 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 चटर। दूर हट शैतान, दूर हट। कुचल डालो इनको, किल देम। हाँ हाँ हाँ, वरना ये हमें मार देंगे। इतनी विशालकाय मकड़ियां विमान के में कहां से आ गई? अब हमें कौन बचाएगा? परमाणु और कौन? वो देख, परमाणु आ गया। परमाणु, बचाओ हमें। फचाक! चिटर चिटर चिटर। इतना ज्यादा है कि परमाणु भी बचा पाएगा या नहीं? बचाने की कोशिश तो करेगा। उफ, ये स्थान चारों ओर से बंद है। यहाँ पर अगर मैं परमाणु रेस का प्रयोग करूंगा तो उसके विकिरण व तेज उष्मा का प्रभाव यात्रियों पर पड़ेगा। उनकी खाल झुलस सकती है। स्थिति गंभीर है।
सबसे पहले तो मुझे इसका निकास द्वार खोल देना चाहिए ताकि यात्री किसी प्रकार यहाँ से बाहर निकल सके। परमाणु ने दरवाजा खोल दिया है, किसी तरह से वहां से बाहर निकलना होगा। बचने की केवल यही एक सूरत है, भागो यहाँ से, बाहर निकलो। बाहर पुलिस तुम्हारी इन मकड़ियों की रक्षा के लिए मौजूद है। जालों को जलाकर ही अंदर आने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। ओह नो, अंदर मत जाना। हम इन मकड़ियों को गोली से उड़ा सकते हैं, पर यात्रियों को बचाकर जिंग जिंग जला दो इन सबको। परमाणु कॉकपिट के निकट था। उफ, अंदर पायलट भी सुरक्षित नहीं होंगे। सब कुछ असुरक्षित था, शायद खुद परमाणु भी। कौन हो तुम? ये इस धरती का प्राणी नहीं हो सकता। इसकी छाती पर मकड़ी का चित्र अंकित है। विमान में फैली मकड़ियों से इसका संबंध होना चाहिए। नरक का प्राणी धरती पर। इसने कॉकपिट में मौजूद पायलटों को खत्म कर डाला है। अब ये शायद मुझे समझने की कोशिश कर रहा है और मैं इसे। दिल्ली में डायनासोर प्राणियों के हमले के बाद एक और विचित्र प्राणी का हमला। ये मकड़ा शक्तियों से लैस लगता है। उफ, इसकी छाती पर अंकित मकड़ी का चित्र एकाएक सक्रिय हो गया है। या तो ये कोई डिवाइस यानी यंत्र है, या फिर इसकी छाती पर पड़ रही कोई घातक मकड़ी जिसने मुझ पर स्पाइडर वेब के रेशों से प्रहार किया है। ये राक्षस कौन है? उसने परमाणु को जालों में फंसा लिया है। मकड़ियां इसी ने छोड़ी होगी, भून डालो इसे। वो मकड़ियां अब हम पर प्रहार कर रही हैं। उफ, भीतर जो भी है वो बेहद खतरनाक है। उससे हमें कौन बचाएगा? आह, परमाणु और कौन? अरे पागल, परमाणु अंदर है तो फिर क्या डर है? हम तो यही सोचकर अंदर जा रहे थे ना। इधर परमाणु खुद मुश्किल में था। गजब, सारी मकड़ियां इसके शरीर में समा रही हैं और मैं इसके वेबों के तारों में उलझ कर रह गया हूं। अपना हमला करने के बाद ये एक बार फिर मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए रुका हुआ है। मेरे खिलाफ इसका अगला कदम क्या होगा? जो भी होगा खतरनाक होगा। खतरनाक ही था, मुझे मालूम था ये बहुत जल्दी कुछ ऐसा ही करेगा। मुझे मकड़ी के जालों में उलझाने के बाद इसने मुझ पर मकड़ियां फेंक दी हैं। ये मकड़ियां मेरे शरीर की दावत उड़ाने को तैयार हैं, पर इसने शारीरिक रूप से अभी तक मुझे टच नहीं किया है। ये है क्या भला? उफ, मकड़ियां मेरा मांस नोचने लगी। या ये काफी खतरनाक वो मांसखोर हैं। उफ नो, ये पूरा चट कर जाएंगी। लघु आकार लेकर मैं इन हिंसक रक्त पिपासु मकड़ियों के दंश से बच तो सकता हूँ, मगर ये मकड़ियां मुझे इतने पर भी बख्शेंगी नहीं। ये मुझे सूंघ कर मेरे लघु आकार को भी जकड़कर चूस डालेंगी। फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर यहाँ से मैं ट्रांसमिट होकर निकल सकता हूँ। मगर ये क्या? मेरा पूरा शरीर ट्रांसमिट नहीं हुआ। ट्रांसमिट होते समय स्थानांतरण के लिए मेरे शरीर अणुओं में टूट जाता है। मेरे शरीर के बहुत सारे अणु वही वेब के चिपचिपे रेशों में ही चिपके रह गए हैं। मेरा उतना ही शरीर अन्यंत्र ट्रांसमिट हो पाया है जितना मकड़ी के जाले से चिपका हुआ है। मुझे वापस वेब में ट्रांसमिट होना होगा, वरना मकड़ियां वेब में फंसे मेरे शेष शरीर को चूस जाएंगी। अब ये मुझ पर फिर से अटैक कर रही हैं। और हाँ, अब यहाँ मैं अपने परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर सकता हूँ, क्योंकि सभी जीवित बचे यात्री बाहर जा चुके हैं और किसी के झुलसने या विकिरण का खतरा नहीं है। मेरे शरीर पर एस्टेबेस्टस की परत मुझे अपने विकिरण और तीव्र उष्मा से बचाती है। इसलिए अब मैं यहाँ पर इन परमाणु छल्लों की इतनी गर्मी पैदा कर दूंगा कि ये मकड़ियाँ जलकर भस्म होने लगेंगी, और साथ में वो जाला भी जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ। इसने मेरे दमखम को परख लिया होगा। अब जरा मैं भी इसके दमखम को परख लूँ। मेरा घूसा खाकर इसे ऐसा लगा जैसे तेज आंधी में टूटा कोई आवारा पत्ता इसे लगा हो। मेरा शरीर खुद इसके आगे एक सूखे पत्ते सा लग रहा है। अपने प्रहार को वजन बढ़ाना होगा। धाड़! उसे कम से कम तने जितना मजबूत तो करना ही होगा। स्क्रैच, चटर चटर। उफ, मेरे ठोकरों का इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, पर यह खफा होकर फिर से मुझे जालों में फंसाने की चेष्टा कर रहा है। कर बेटे कर कोशिश, तेरी हर कोशिश का जवाब दूंगा। परमाणु छल्लों का तुझ पर असर जरूर होगा। ये जिस्म को झुलसाने की शक्ति रखते हैं। पता नहीं किस मिट्टी का बना है इसका शरीर। परमाणु छल्लों की उष्मा उसकी शारीरिक कोशिकाओं को भस्म तो कर रही है, मगर साथ ही साथ नई कोशिकाएं तुरंत बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है इसको मारे बिना काम नहीं चलेगा, और ये काम मुझे यहीं पर करना होगा, क्योंकि ये शैतान बाहर निकला तो न जाने कितनी मकड़ियां छोड़कर कैसी आफत खड़ी कर दे। ठाड़! उफ, मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि इसकी ताकत मकड़ियां और जाले हैं। मुझे लगता है कि इसके शरीर से निकली मकड़ियां इंसानों को खाकर जब वापस इसके शरीर में जाती हैं तो इसे ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसे खत्म करने के लिए इसकी मकड़ियों व जालों के स्रोत को नष्ट कर इसको शक्तिहीन करना होगा। मैं एटॉमिक रेडिएशन से ऐसा कर सकता हूँ।
लेकिन जैसे ही मैं रेडिएशन को इसके शरीर के दूसरे हिस्से पर फोकस कर रहा हूँ, इसका पहला नष्ट हुआ हिस्सा पुनः अपनी पूर्णता अवस्था में लौट आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, मुझे रेडिएशन रेज उसी खास हिस्से पर फेंकनी होगी जहाँ से इसके पूरे शरीर को ऊर्जा मिल रही है। मगर वो हिस्सा इसके शरीर में कहाँ है? फिलहाल मुझे एक बात का तुरंत पता लगाना होगा, और उसके लिए मुझे एक नुकीली चीज चाहिए। हाँ, ये रही। ये नेल फाइलर मेरी मदद करेगा। अब मुझे सीधे प्रोबोट के पास पहुंचना होगा। प्रोबोट, उस शैतान पर नजर रखना। वो आपकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ, जल्द ही। परमाणु, नेल फाइलर पर तुम उस शैतान का जो नमूना लाए थे, उसकी माइक्रोस्कोपिक जांच के बाद मुझे ये पता लग रहा है कि वास्तव में उस प्राणी के जिस्म में रक्त है ही नहीं। उसके शरीर में एक विशेष प्रकार का चिपचिपा फ्लूइड बह रहा है। कहीं ये वही फ्लूइड तो नहीं जिससे वो जालों का निर्माण करता है? हो सकता है। उसके इस फ्लूइड में मुझे अजीब किस्म के लाखों करोड़ों जीवित कोशिकाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। मैं समझ गया हूँ। ये वो हजारों करोड़ों मकड़ियाँ हैं जो उसके शरीर में वास करती हैं और जिन्हें वो अपने शत्रुओं पर छोड़ता है। उसके शरीर से बाहर आने पर वे कोशिकाएं विशाल मकड़ियों में बदल जाती हैं। मुझे इस फ्लूइड के फ्लो को रोकना होगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके शरीर के भीतरी अंगों की पूर्ण जानकारी मुझे हो। भीतरी जानकारी के लिए मुझे तुरंत एक एक्सरे मशीन की जरूरत है। प्रोबॉट, एक्सरे मशीन? वो कहाँ से लाओगे? और लाओगे तो एक्सरे फिल्म पर उसका एक्सरे उतारते उतारते कहीं वो तुम्हारी तस्वीर ही ना उतार दे, दीवार पर टांग पर माला चढ़ाने के लिए। उधर मयूर विहार की तरफ कहाँ जा रहे हो परमाणु? मेरी मंजिल उधर ही है प्रोबॉट, और वो है ये लड़की नीना। वाह परमाणु, चिंता न करें, मैं आपकी लड़की को किडनैप नहीं कर रहा हूँ। मानवता की रक्षा के लिए मुझे इसकी क्षमताओं की आवश्यकता है। इसकी सुरक्षा की पूर्णतः जिम्मेदारी मुझ पर है। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन ऐसे उड़ूंगी, और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व होगी। शायद कुदरत ने तुम्हारी क्षमताओं को मेरी मदद के लिए विकसित किया है। उफ, मैं केवल 3 मिनट के लिए यहाँ से गायब रहा। परमाणु, वो शैतान लॉबी से निकलकर एयरपोर्ट लॉबी में चला गया है। मैं भगदड़ देकर समझ सकता हूँ, मगर अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं नैना। मैं तुम्हें इसी शैतान के शरीर का एक्सरे करने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। इसकी मौत अब तुम्हारी क्षमताओं पर निर्भर है। तुम्हें अपनी एक्सरे दृष्टि से ये पता लगाना है कि इसके शरीर में दिल कहाँ पर है। मैं ऐसा कर सकती हूँ। परमाणु, इसका दिल इसके दाहिने कंधे के एकदम नीचे है। मगर तुम किस प्रकार पहचान रही हो कि वो दिल ही है? किसी भी जीवित प्राणी के भीतरी अंगों में धड़कन के कारण हिलता जुलता अंग केवल हार्ट ही होता है। बस, अब मुझे अपना टारगेट मिल गया है। ये ये तड़प रहा है। इसके शरीर का ऊर्जा से संपर्क टूट रहा है। ओह नो! अपनी सारी ऊर्जा अपनी छाती पर उपस्थित उस मकड़ी को देकर वो बन गया है एक शक्तिशाली मकड़ा। वास्तव में ये एक मकड़ा ही है। ये मकड़ा आया कहाँ से, और परमाणु इसे कैसे खत्म करेगा? ये इस धरती का प्राणी तो नहीं लगता। क्रोधित मकड़ा उछलकर परमाणु को दबोचना चाहता है, मगर परमाणु उसके हाथ नहीं आ रहा। वो उसे छका रहा है। परमाणु उस पेट्रोल टैंकर की छत पर जा पहुंचा है। पीछे पीछे मकड़ा भी उसे पकड़ने के लिए उधर ही जा रहा है। परमाणु पेट्रोल टैंकर की छत से उड़ गया है। वो हमें फायर करने को कह रहा है। फायर फायर, जिंग 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 जिंग। ये मौका हमें नहीं चूकना है। इतना सारा पेट्रोल, इतना ढेर सारी आग, इतना भीषण धमाका, ये सब चीजें मिलकर मुझे निश्चिंत कर रही हैं कि शैतान भाग गया है। परमाणु, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। संभव तो ये तुम्हारे बिना भी नहीं था नैना। तुम्हारी एक्सरे विजन ने ही मुझे बताया कि मकड़ी की मौत का हाले दिल, जिससे उसकी शक्ति दुर्बल हुई तो बौखलाकर वो अपनी पूरी शक्ति समेटकर बन गया मकड़ा और मारा गया। मगर मुझे उन यात्रियों का मौत का अफसोस रहेगा जो मकड़ा की हैवानी मकड़ियों का शिकार होकर मारे गए। अब तुम उस शख्स की मौत की प्रतीक्षा करो जो दिल्ली में हो रही इन हिंसक घटनाओं का जिम्मेदार है, क्योंकि ये सब घटनाएं कोई चमत्कारी घटनाएं नहीं हैं या खुद नहीं हो रही हैं। इनके पीछे किसी के शैतानी सोच है, कोई शैतानी उद्देश्य है। देर सबेर वो उद्देश्य और वो अपराधी मेरे सामने जरूर। तुम्हारी दिलचस्पी मुझे तस्वीर उतारने में उतनी नहीं लग रही जितनी दूसरे फोटोग्राफर्स और टीवी रिपोर्टर्स की लग रही है। मेरा शक सही निकला। उफ, तुमसे सवाल जवाब यहाँ सबके सामने नहीं करूँगा। हमारी मुलाकात के लिए ये ऊंची इमारत एकदम ठीक है, मगर मेरी कौन सुनेगा? परमाणु, और कौन सुनूंगा मगर अपने घूसों की आवाजें। सुनूंगा तुम्हारी
चीखों की आवाजें, धाड़। तुम्हारी गलतफहमी मुझे पीटने की वजह नहीं हो सकती परमाणु। कोई गलतफहमी नहीं है इतिहास, धाड़। उफ। दिल्ली में पहली बार डायनासोरों के दिखाई पड़ने और उनके हमलों के बाद ही मुझे समझ जाना चाहिए था, ये तुम्हारी शरारत है। इस दुनिया में वो इकलौते इंसान तुम ही हो जो किसी भी ऐतिहासिक महत्व के प्राणी या स्थान को इस आधुनिक दुनिया के लोगों के समक्ष रूबरू कर सकते हो। हाँ, लेकिन उफ। मैं जानता हूं तुम्हारा मकसद सिर्फ परमाणु को परेशान करना है, लेकिन मेरे साथ साथ पूरी दिल्ली भी तुम्हारी हिंसक हरकतों से परेशान हुई है। जो हो गई है उनकी कई हत्या के जिम्मेदार वो हत्यारे तुम हो। नहीं, मैं नहीं हूं, सिर्फ तुम। नहीं हूं। तुम सुनना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जो हुआ है उसको देख चुका हूं, और जो इस समय न हो रहा है उसे नज़रअंदाज कर रहे हो। हाँ, जो इस वक्त इतिहास के साथ हो रहा है तुम उसे बेशक नज़रअंदाज कर रहे हो। क्या तुम कभी कल्पना कर सकते हो कि तुम कुत्ते की तरह इतिहास को पीटते रहो और इतिहास पालतू कुत्ते की तरह तुमसे चुपचाप पिटता रहे? ऐसा कभी नहीं हो सकता परमाणु। यदि इतिहास चाहे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं चाहूँ तो इसी समय इस शॉपिंग मॉल के इस फ्लोर पर एक डायनासोर पैदा करके अभी तुम्हारे छक्के छुड़ा दूँ, या तुमसे टकराने के लिए मिस्र की किसी प्राचीन मम्मी को उसकी संपूर्ण जादुई क्षमताओं के साथ लाकर यहाँ खड़ा कर दूँ। मगर यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो उसके पीछे जो कारण है उसे तुम समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हो। क्या चाहते हो? पिछले दिनों और अब दिल्ली के सड़कों पर मौत का जैसा तमाशा हुआ, मैं जानता था कि देर सवेर जब इन घटनाओं का कारण तलाश किया जाएगा तो एक नाम तुम्हारे दिमाग में जरूर गूंजेगा, यानी मेरा नाम, यानी इतिहास। जबकि इन घटनाओं में मेरा लेस मात्र भी हाथ नहीं रहा। मैं तो एयरपोर्ट वाली घटना में उस मकड़े को देखने और उसकी प्रवृत्ति जानने पहुंचा था कि वो क्या है, कहाँ से आया हो सकता है, और तुम इन घटनाओं में क्या सोच रहे हो। और इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए टीवी पत्रकार बनकर पहुंचना ही सबसे कारगर तरीका था। यकीन मानो परमाणु, इन सब घटनाओं का रहस्य मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं तो इस रहस्य को जानने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस घटना में तेरा हाथ भले ही ना हो इतिहास, मगर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तू कानून का भगौड़ा मुजरिम है। तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो क्या मैं तेरी इस कैद से छूटूंगा नहीं परमाणु? धड़ आ, धड़ आ, उफ, धड़ाक, धड़, धड़, आ। कब से परमाणु को पीटने की इच्छा थी, आज पूरी हुई। हाँ, भले ही अभी एक ठोकर मारी है, और जैसे एक मारी है और मारते हैं। ये उड़ना जानता है, इसलिए तो बच जाता है। देखना, अभी भी उड़कर भागेगा। ये तो जगलिंग कर रहा है। बेचारा घबरा गया होगा कि 5-5 से कैसे लड़ेगा। परमाणु, दम है तो उड़ मत जाइयो। था 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 थराक। परमाणु उड़ेगा नहीं, था था उड़ाएगा। और तू इनका सरदार, कहाँ चला इतिहास? स्केटबोर्ड पर ही पड़ा था इतिहास का पैर। उफ। स्केटबोर्ड की स्पीड और भी बढ़ गई थी। उफ, इसमें तो ब्रेक भी नहीं है, इसको कैसे रोकूं? अगर तू इनको नहीं रोकेगा तो ऐसा नहीं है कि ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा इतिहास, और इसे मैं रोकूंगा। ओह नो, मैं कहाँ जाकर रुकूंगा? ये तो ईश्वर ही जानता था। आया भी तोड़कर, जा भी रहा है तोड़कर। जब रुकूंगा तब भी कुछ टूटेगा, मेरी हड्डियाँ। यदि मैंने उसे नहीं रोका तो इतिहास अब वाकई इतिहास बन जाएगा। परमाणु इतिहास को गिरने से बचाने के लिए अपनी ओर से बड़ी तेजी के साथ नीचे को उड़ा था, मगर कोई परमाणु से टकराया। उफ, धाड़! ये क्या हुआ? कोई मुझसे टकराया है या मैं किसी के रास्ते में आ गया हूँ? पर वो टकराने से पहले मुझे दिखा क्यों नहीं? क्या कोई तूफान गुजरा है मुझसे टकराकर? उसकी भीषण टक्कर ने मेरी उड़ान को अनियंत्रित कर दिया है। उफ, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। परमाणु का शरीर जोरदार धमाके के साथ उस दीवार से टकराया। ये टक्कर भीषण है। उफ। परमाणु का मस्तिष्क कुछ पलों के लिए अंधेरे में खो गया था। ये कौन है? परमाणु और कौन? ये अपना परमाणु ही है। उफ। हाँ, वंडरमैन परमाणु। परमाणु, क्या हुआ तुम्हें? परमाणु, पर ये कुछ बोल नहीं रहा, ये बेहोश है। एक एनिमेशन फिल्म में एक बार मैंने देखा था, सुपर हीरो ने जो उड़ान यंत्र पहने होते हैं उनमें विलन खराबी उत्पन्न कर देता है और सुपर हीरो अपनी उड़ान को संभाल नहीं पाता और ऐसे ही जाकर गिरता है। तब हमारे जैसे ही 2 इंटेलिजेंट बच्चे उसके यंत्र को ठीक करके उसकी मदद करते हैं। परमाणु हमारा सुपर हीरो है, ये भी उड़ता है। लगता है इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। फिर तो विलन इसके पीछे लगा होगा, फिर तो इसके भी उड़न यंत्रों में खराबी हुई होगी। उड़न यंत्र यहाँ पाँव के पास कहीं पर होंगे। क्या हम उन्हें ठीक कर सकते हैं? कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है?
हमने अपनी रिमोट वाली टॉय कार भी तो ठीक की थी ना। ओह यस, ये देखो, ये रहे परमाणु को आकाश में उड़ाने वाले रॉकेट यंत्र। वाओ, हम इन्हें ठीक करके परमाणु को सरप्राइज देंगे। मगर पहले परमाणु को उसके जूते वापस पहना दो। कहीं परमाणु को होश आ गया तो वो अपने शूज उतरे देखकर गुस्सा ना करे। चलो, अब इससे पहले कि परमाणु को होश आ जाए या वो विलन ही यहाँ आ पहुंचे, हम उसके रॉकेट यंत्रों की खराबी दूर कर दे। हाँ हाँ, चलो जल्दी। उफ, हो नो, उस अज्ञात चीज से टकराकर मैं दीवार तोड़ता हुआ यहाँ आ गिरा। मगर मगर शायद फ्लैट में इस वक्त कोई नहीं है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उड़ान भरने के लिए परमाणु ने ली एक ऊंची जंप। मगर वो चीज थी क्या जिससे मैं टकराया? इतिहास भी अब तक भाग चुका होगा। और ये क्या, मैं उड़ा क्यों नहीं? मेरे रॉकेट सक्रिय नहीं हुए। मैं परकटे पक्षी के समान नीचे ठोस धरातल पर की तरफ गिर रहा हूँ। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मुझे बड़ी तेजी से अपनी ओर खींच रही है, मगर रॉकेट सक्रिय क्यों नहीं हुए? प्रोबॉट की चीखें परमाणु के कानों से टकराई। परमाणु, ये क्या पागलपन है? अपने आप को संभालो, तुम मौत की तरफ बढ़ रही हो। मैं कुछ नहीं कर सकता प्रोबॉट, क्योंकि दीवार से टक्कर के कारण मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो गया है। मैं खुद को ट्रांसमिट भी नहीं कर पा रहा हूँ। दिल्ली को कई मुसीबतों से बचाने वाले परमाणु को अब कौन बताएगा? क्या थी वो गतिमान वस्तु जिससे टकराकर परमाणु अपने होश खो बैठा था? दिल्ली में घट रही रहस्यमयी घटनाओं का क्या रहस्य था? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पढ़ें अंतिम भाग, भीम परमाणु।